Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with the 11th video of your first chapter, Nature and Importance of Management. In this video, we will cover about functions of management, प्रबंध के कार्य. देखिए, जो मैनेजमेंट है उसको तो सारा ही सोचना होता है कि कब कौन सी चीज कहाँ कैसे होनी है. पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली ये प्लानिंग, ये सोचना कि क्या बिजनेस किया जाए, कहाँ किया जाए, क्या प्राइसिंग हो, कितनी वर्कफोर्स हो, कितना पैसा लगाया जाए, कितना रिस्क लें, कौन सा गवर्नमेंट का लाइसेंस अप्लाई करें, ये सारा बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का काम है. तो जो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है नियोजन, प्लानिंग, वैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये टॉप मैनेजमेंट का काम है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इसको काम करेगी, क्योंकि जो प्लानिंग्स हैं वो हर लेवल से आती है. अब टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया कि भाई इतना हमारे को प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है, ये क्वालिटी बनानी है, फिर उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्लान करनी पड़ेगी ना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माना प्लानिंग बना के दे दी, फिर एक्चुअल वर्कफोर्स से कैसे काम करवाना है इसकी प्लानिंग कौन बनाएगी? ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको लोअर लेवल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं. तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट में ये जो प्लानिंग है, ये जो नियोजन है, ये हर स्टेप पर है और कॉन्टिन्यूस है ना. सो अगर हम अपनी बुक्स के हिसाब से एक बार रीड करें एक लाइन को, तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही तय करना व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा. कहने का मतलब है कौन सा डिपार्टमेंट इसको करेगा, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कौन सी जगह होगी, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी शॉप, कौन सा ऑफिस में ये काम किया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो कहाँ से आएगा, पेंट करवाना है मान्यता दिवाजे पे, अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स नंबर, एक्साइज नंबर लेने हैं. हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स हायर किए जाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स की फॉर्म में होंगे. तो ये सब चीज़ें प्लानिंग डिपार्टमेंट करेगा ना कि कौन सा क्या काम करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. एक लाइन लिखी गई है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. डेफिनेटली वेयर वी स्टैंड टुडे, आमतौर पर प्लानिंग जो होगी, अगर हम एक नई कंपनी के एंगल से बात करें तो वी आर स्टैंडिंग नोवेयर. अभी तो हम शायद सड़क पे ही खड़े हैं, हम तो प्लान कर रहे हैं कि एक ऑफिस खरीदें, फैक्ट्री खरीदें, शोरूम खरीदें, काम करें. अगर ऑलरेडी काम चल रहा है तो हमारी हो सकता है प्लानिंग ये हो कि इसको मेंटेन कैसे करें. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लानिंग इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आगे से ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए. या एक्सपेंशन की प्लानिंग हो सकती है कि भाई 3 शोरूम्स अच्छे चल रहे हैं, चलो अब दूसरे शहरों में 2 नए शोरूम्स खोले जाएं, एक्सपेंशन हो गया. डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि भाई जो हमारा शोरूम है आज की तारीख में वो रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहा है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी एक शोरूम खोल दिया जाए या दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए. तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि हम जो डिसीज़न लेते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा टर्नओवर के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया जाए, प्लान्ड प्रोग्राम, कि कैसे होगा. एक्चुअली एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड ना, उसके बिना सक्सेस लाइफ में लेना बहुत मुश्किल होता है. और अगर प्लानिंग के आधार पर चला जाए तो आमतौर पर सक्सेस लेना आसान रहता है, क्योंकि फिर इतनी दिक्कतें, इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता. हमें पहले से पता होता है कि ठीक है ये चीज़ है और हमें इसको इस तरह से हासिल करना है. तो जैसे मैंने कहा, प्लान्ड वे में, नियोजित वे में चलना बहुत ज़रूरी है. और ये हर प्रबंधक का, ये मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पे एक सेंटेंस है शुरुआत में, दैट इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, कि ये हर प्रबंधक का पहला कार्य है. तो हर प्रबंधक में आ गया ना, टॉप लेवल की मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया, मिडिल लेवल, मध्य स्तरीय और सुपरवाइजरी लेवल पर जो आपकी है मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, निम्न स्तरीय मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं. तो सभी को नियोजन, ये प्लानिंग के बिना तो कभी लाइफ में कुछ होता ही नहीं. अगर आप देखेंगे तो इवन हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और उसमें भी जो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. अब मैंने देखा कई लोग घूमने के लिए निकलते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली उसमें लेडीज़ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं. मैंने देखा लोगों को परेशान होते हुए, प्लानिंग उनकी होती नहीं ठीक से, ऑल ऑफ ए सडन मूड बना, एक्साइटमेंट में चल पड़ते हैं, फिर वहाँ जाकर क्या होता है, उनको ढंग के रूम्स नहीं मिलते. कितने लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि वो जैसे एकदम न्यू ईयर सीजन में शिमला या इस तरह के किसी प्राइम लोकेशन पे चले गए, और फिर वो वहाँ पर होटल ढूंढते रहे 2-3 घंटा और इरिटेट और परेशान होकर वापस आ गए, उनको कोई ढंग की जगह वहाँ रहने के लिए मिली ही नहीं.
तो उनको समझ में ही नहीं आया क्या करें। तो ये क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग है ना। तो इवन हमारी लाइफ में भी हर चीज़ अगर प्लान वे में हो तो बेटर है। जब अगर आपको घूमने का मन है, आप पहले से प्लान कर लो कि शायद जाना पड़े। कम से कम जब आप दिल्ली से निकल रहे हो तब तो सीधा वहीं जाकर अगर आप ढूंढना शुरू करोगे तो और ज़्यादा आपको परेशानी होगी। नहीं तो आज की तारीख में होटल रूम्स के नंबर्स जो है वो कई कंपनियां हैं जो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। अगर आप रास्ते भर फ़ोन मिलाते चलो बजाय गप्पे मारने के, तो शायद कोई ना कोई रूम मिल ही जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी चीज़ को पहले से फोर्स ही करो, पहले से देखो। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तो है ही ना। चलिए अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हाउ टू अकम्प्लिश। ये तो मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि भाई कोई भी जो संगठन होगा, संस्था होगी, वो पहले से तय करेगी कि उनको क्या टारगेट पूरे करने हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मार्केट शेयर कैप्चर करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिक्री हो, प्रॉफिट चलना हो, कॉस्ट पे बेच दो, कॉस्ट से कम पे बेच दो। कई कंपनियां इस तरह से सोचती हैं कि शुरू के कुछ सालों में घाटा उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे क्या होता है, कंपटीटर एक बार तो हिल जाता है। बिकॉज अगर आप चीज़ 100 रुपये की बना के 90 की बेचना शुरू कर दो तो काफ़ी चांस है कि आपकी सेल तो अच्छी होगी। वो उस रेट पे तो कोई दे ही नहीं पाएगा ना। जिसका बिजनेस एस्टैब्लिश है वो सिर्फ एक आपके आने भर से अपने प्राइस को क्यों लो कर देगा। तो दैट में यू गेट एन एंट्री इनटू द मार्केट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि इस समय वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे कंपटीटर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कई बार वैसे तो नेगेटिव थिंकिंग है, पर्सनल लाइफ में ऐसी नहीं सोच होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस में तो फिर वही है। बिजनेस तो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत कुछ सोचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार खुद हम सफल नहीं हो पा रहे, दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, उसी से सफलता का आधार बनता है। यू नेवर नो। तो ये सब प्लानिंग टॉप लेवल की मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है। तो देखा जाए तो जो नियोजन है वो प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों का आधार है। नेचुरली प्लानिंग इज द बेस ना, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके लिए स्टाफ अपॉइंट करेंगे, स्टाफिंग, फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करेंगे, उनके अंदर गुड कम्युनिकेशन लाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, डिसीजन मेकिंग लाएंगे। तो ये फिर लास्ट में कंट्रोलिंग, जो प्लान किया था उसके हिसाब से कितनी एग्जीक्यूशन है, वो सब तो बाद की बात है ना। पहले तो प्लान करना होगा ना। अब अगर हम चेन्नई जाने का सोचते हैं, शिमला जाने का सोचते हैं, अगर हम मुंबई जाने का सोचते हैं, तो पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए ना। उसके बाद हम वहाँ किस रूम में ठहरेंगे, वहाँ पर हम कहाँ खाएंगे, क्या क्या घूमने जाएंगे, कहाँ कहाँ शॉपिंग, वो तो सब बात की बातें हुई ना। कितने पैसों की जरूरत, पहले तो प्लान होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी प्लान। इसीलिए यही कहा जा सकता है दैट प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस, कि नियोजन जो है वो प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों का आधार है। जैसे मैंने अभी आपको एक सेकंड पहले ही बोला कि हमने एक चीज प्लान कर ली, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। जो हमने योजना बनाई उसको क्रियान्वयन करना है, एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली करना क्या होता है कि संगठन का एक ढांचा तैयार करना होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले तो प्लानिंग होगी कि भाई 8 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे होंगे, 2-2 वॉशरूम्स होंगे, इस तरह से ये पूरा हमने एक बना लिया। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, बेसिक स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन पे आ गए अब हम प्लानिंग के। तो इसी तरह से अगर हम एक कंपनी के एंगल से देखें तो सपोज हमने सोचा कि भाई हम इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लेते हैं हमने सोचा कि भाई इस समय मार्केट के अंदर स्मार्टफोन्स की अच्छी सेल्स हो रही है, तो चलो हम भी अपनी एक कंपनी लॉन्च करते हैं। तो फिर अब पहले तो प्लानिंग कंप्लीट हो गई, फिर अब हम उसके बाद जाएंगे, हम अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई, ये जो डिपार्टमेंट है ये रॉ मटेरियल परचेस करेगा, ये डिपार्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल के बेसिस पर प्रोडक्शन करेगा, ये डिपार्टमेंट जो है वो मार्केट के अंदर जो है सेल्स करेगा, ये विज्ञापन करेगा, मार्केटिंग करेगा। तो अलग अलग विभाग हमें क्रिएट करने होंगे, तभी तो वो प्लान इंप्लीमेंट हो पाएंगे। अगर प्लान सिर्फ हमारे दिमाग में ही रहें या कागजों पे ही रहें तो उससे तो फिर काम बनेगा नहीं ना। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, और यू कैन से इम्प्लीमेंटिंग द एक्चुअल वर्किंग। सो बेसिकली क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाउ मेनी यूनिट्स, कितनी ब्रांच होंगी, कितनी इकाइयाँ। ब्रांच वैसे जो है वो इंग्लिश का शब्द है, यूनिट्स इकाइयाँ, कितने विभाग होंगे, डिपार्टमेंट्स है ना, उनमें कितनी पोस्ट होगी, फिर उन सब की जो अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन किसके अंडर होगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर्स हैं, कौन सी डिसीजन वो ले पाएगा। कोई चीज़ परचेज करनी है, सेल करनी है, तो पावर तो चाहिए ना किसी के पास। अथॉरिटी नहीं होगी तो हर चीज़ के लिए तो वो बॉस को पूछेंगे नहीं। सो देयर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। सिर्फ अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, माना हमने एक आदमी को पावर दे दी, अब पावर को वो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी तो होगी ना, वो टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदार तो होगा ना, नहीं तो फिर तो कोई भी आदमी कुछ भी करता रहेगा अपने मन से। तो कहीं ना कहीं हर बंदे की हर पोस्ट पर एक अथॉरिटी डिसाइड करनी होगी, ताकि वो कुछ काम तो फ्रीली कर पाए, उसको पहले से पता हो कि हाँ इस चीज़ का डिसीजन मैं ले सकता हूँ, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ, तभी तो वो अथॉरिटी कहलाएगी। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे का कोई ना कोई सीनियर तो होना चाहिए। कंपनी का जो मालिक होता है आमतौर पर उसका कोई सीनियर नहीं होता,
है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, समाज के प्रति, और अगर वो एक कंपनी है तो अपने शेयर होल्डर्स के प्रति, तो उसकी भी जवाबदेही बन जाती है जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। लेकिन अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है कुछ है और एग्जैक्टली अगर वो मालिक है तो मोर और लेस उसकी इतनी जो है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, एक्सेप्ट कि वो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह प्रॉपरली दे दे। तो अदरवाइज तो जो भी उसके नीचे हिरार्की में है अप टू द बॉटम, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सीनियर्स को जो है अपने कार्यवाही का जो उन्होंने काम किए उसका विवरण दें। और सबके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो होनी चाहिए। पियोन के पास भी एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी तो हो कि वो सुबह आके ऑफिस खोल ले। मैं नहीं कह रहा, हो सकता कई बार मालिक चाहते हैं कि उनके सामने ही खोला जाए। व्हाट आई मीन टू से, अगर चलो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद ऑफिस खोल ले तो इतनी तो होगी झाड़ू उठा के क्लीनिंग कर ले। व्हाट आई मीन टू से कि हर बंदे को जो भी जिस पोस्ट पे है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफाइन करना, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, उस चीज को प्लानिंग से एक्चुअल एग्जीक्यूशन में ले आना। और डेफिनेटली इसी से कनेक्टेड जो हमारा प्लान बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, स्टाफिंग। हमने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए आदमी तो चाहिए ना। सो वी हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्योंकि जब तक हमारे पास सफिशिएंट लोग नहीं होंगे, हमने प्लान बना लिया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट्स भी खोल लिए, लेकिन अगर उसमें लोग ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। सो मेरी समझ ये कहती है, बेशक स्टाफिंग को अलग से एक फंक्शन माना जाता है, वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, मतलब एक तरह से इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको प्लेसमेंट देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है। कुछ कंपनीज तो नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर जगह पे सेलेक्ट करके भेजती है, आप मुंबई ब्रांच जाइए, आप कानपुर ब्रांच जाइए, आप अलवर ब्रांच जाइए, एंड सो ऑन। फिर उनके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होते हैं, कई बार तो सबको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स अलग से हेड ऑफिस या उसके किसी और जगह पर डेवलप किए जाते हैं। तो ये सारा काम जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंधन को मोर और लेस मैनेज करना होता है। लेकिन इसमें भी फिर वही बात आती है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट को, अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनको अपनी स्टाफिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जा सकती है। भाई ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ठीक से लोगों को अपॉइंट कर लो, और आपकी अथॉरिटी भी है, आप हमसे बगैर पूछे किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हो। सैलरी के उनको स्टैंडर्ड्स दे दिए कि भाई प्रोडक्शन के अंदर जो वर्कर्स अपॉइंट करने हैं या जो अकाउंटेंट्स अपॉइंट करने हैं या जो भी आपको सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने हैं, उनका ये इतने नंबर आप अपॉइंट कर लो और उनको इतनी इतनी सैलरी हो। एक ओवरऑल स्टैंडर्ड्स मिल गए टॉप मैनेजमेंट से, और बाकी की पावर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई डिपार्टमेंटल हेड्स को। इसी तरह से सेल्स वाले को बोल दिया भैया आप सेल्स मैनेजर हमने आपको अपॉइंट कर दिया, अब आप अपने अंडर जो है वो 15 सेल्स बॉयज अपॉइंट करो, उनके अंदर भी एक सीनियर रख लो, एक जूनियर रख लो, एक जो सिर्फ सामान उठाने के लिए डिलीवरी बॉय रख लो, एक ड्राइवर रख लो जो सामान जाके दे के आएगा। लाइक दैट यू कैन गिव अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब हमने एक चीज़ को प्लान किया, फिर जब हम एग्जीक्यूशन की स्टेज पे गए, हमने सारा क्लासीफाई कर दिया कौन कब कहाँ क्या क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन बना दी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी, तो फिर वहाँ पर एक्चुअल ह्यूमंस भी तो चाहिए। तो उसके बाद तुरंत बाद ये काम आ जाता है स्टाफिंग का, राइट। तो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये नारा आप हमेशा याद रखना कि जितनी भी जॉब्स हैं उसके ऊपर सही व्यक्ति होने चाहिए। सही व्यक्ति का मतलब उसका अनुभव जितना उस जॉब के लिए जरूरी हो सके तो बेहतर है कि वो एक अनुभवी व्यक्ति हो और साथ में क्वालिफाइड भी हो हर जॉब के लिए। अब जैसे किसी को अकाउंटेंट रखा है तो प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि उसने BCom M.Com कुछ अकाउंटिंग का कोर्स किया हो। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन है तो उसको उस फील्ड का कुछ अनुभव हो, नहीं तो कैसे बना पाएगा। तो कहने का मतलब यही है, वैसे तो ट्रेनिंग देके किसी को भी अपग्रेड किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी सिलेक्शन के वक्त, रिक्रूटमेंट के वक्त ये कोशिश करती है कि जिसको भी अपॉइंट करें वो रिस्पेक्टिव अपने डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो। अब अगर हम प्लान्स के एग्जीक्यूशन की बात करें तो सपोज हमने लोगों को भी अपॉइंट कर लिया। मैं एक बार पहले पिछले 3 प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करूं। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने प्लानिंग की, फिर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करके उनके अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉइंट कर दी, फिक्स कर दी, क्लासीफाई कर दिया, और उसके बाद हमने उन पोस्टों पर जो हमने क्रिएट की लोगों को भी अपॉइंट कर दिया। अब मान के चलिए कि लोगों के अपॉइंट होने के बाद एक्चुअल काम होना शुरू हो गया। अब जब काम होना शुरू हो गया तो नेचुरली देयर हैज़ टू बी अ डायरेक्शन। जैसे फिल्म का एक डायरेक्टर होता है ना, अब मान लेते हैं हमने हीरो हीरोइन भी सिलेक्ट कर लिए, हमने ये भी तय कर लिया कि भाई ये फलाना स्टूडियो में बुकिंग होगी, फिल्म का प्लॉट भी हमने तैयार कर लिया, सब कुछ हो गया। तो फिर एक डायरेक्टर चाहिए। डायरेक्टर किस लिए चाहिए फिल्म के लिए कि भी जो हीरो हीरोइंस हैं, सब एक्टर्स हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई तो देखेगा ना, ऑब्जर्व तो करेगा ना, और अगर कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है तो टाइम एंड अगेन इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। तो देखा जाए तो वैसे
प्लानिंग भी ऐसे थियोरेटिकली देखा जाए तो प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टाफिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हम अपॉइंट करते हैं उनमें से कई छोड़ के चले जाते हैं, कुछ की प्रमोशन हो जाती है, फिर से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट वे इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अदरवाइज अगर 1 मिनट के लिए मैं बोलूं आप समझने के लिए देखो, तो हमने एक चीज को प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, तो ये देखा जाए तो ये वन टाइम स्टेप्स हैं। उसके बाद जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग, ये कंटिन्यूअस है सबसे ज्यादा, क्योंकि अब इसमें एक्चुअल वर्किंग जो हो रही है वो डायरेक्शन में हो रही है। जब एक्चुअल काम अब होना शुरू हो गया, जैसे माना हमने एक पार्टी प्लान की है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ अपॉइंट ही किया, लोगों को प्लान किया, इंप्लीमेंट किया कि ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी, ऐसे हुआ, लोग अपॉइंट कर दिए, भाई चल तू सामान ले आइयो, तू ये कर लियो। अब पार्टी हो रही है, अब जब पार्टी हो रही है तो फिर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, ओ भैया उसको ये पानी सर्व कर दे, वहाँ पर ये चीज़ रख दे, कॉन्टिन्यूसली। और फिर मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ के केस में, आप इस पार्टी से निकल के वापस प्रोडक्शन में आ जाओ। इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री में हो, आपकी कंपनी की फैक्ट्री है, तो जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर, उसको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड हो। ये ना हो कि वो डीमोरलाइज फील करें, उनको यही क्लियर ना हो कि उनको उनकी सैलरी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, उनके दिमाग में 36 क्वेश्चंस हों, ऐसा नहीं। दे हैव टू बी प्रॉपरली मोटिवेटेड। फिर उनको कौन सा काम कब कैसे करना है, कई बार डायरेक्शंस ही नहीं होती, एम्प्लॉय खाली बैठे हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है स्टॉक के अंदर, पता ही नहीं है, हम और नया स्टॉक मंगवाए जा रहे हैं, या माल बन के पड़ा है वो ठीक से पैक नहीं हो रहा, डिलीवर नहीं हो रहा। तो एक्चुअल जो डे टू डे वर्किंग है वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट को देखनी है ना। सो इट रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग विद देम। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज से, और एम्प्लॉयज का आपस में। अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे के साथ फिर कोऑपरेट नहीं करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कहाँ से होगा जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं अच्छा होगा। तो एक मैनेजमेंट को ये सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है डायरेक्शन में कि जो मैनेजमेंट है उसमें एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो, फालतू की बातें जो हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं, और जो सही इंस्ट्रक्शंस हैं टॉप मैनेजमेंट की वो बॉटम लेवल तक प्रॉपरली फ्लो करें। और फिर इसमें लीडरशिप भी डेवलप करनी होती है। आज जो एम्प्लॉयज़ जूनियर लेवल पे हैं, कल को उनको प्रमोट करके मैनेजर्स बनाना होता है, तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग भी डेवलप करनी होती है। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ मैनेजमेंट को दिखानी भी होती हैं और डेवलप भी करनी होती है। तो ये सारा काम जो है बेसिकली डायरेक्शन की स्टेज पे आ जाता है। और लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के देखना, यानी जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है ना, जो हमारा वर्तमान निष्पादन है उसको हम पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है। हम देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर वो बिल्कुल सही है तो बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। अगर प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट जो है, हमारा वास्तविक निष्पादन जो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस वो हमारी प्लान्ड से भी बहुत अच्छा है, जो पूर्व निर्धारित हमारा स्तर था उससे भी बेटर है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नीचे जा रहा है तो फिर हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने होंगे, हमें कारणों के विश्लेषण पे जाना होगा कि अगर हमारी प्रोडक्शन उतने हाई लेवल पे नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो क्या रीज़न है, क्यों हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम है। हमें उन रीजंस को फाइंड आउट करना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें करेक्टिव स्टेप्स भी लेने होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके कंट्रोलिंग में यानी कि नियंत्रण में आ जाती हैं। अगर हम डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली, जैसे मैंने कहा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एक ओवरऑल खाका तैयार करने का काम टॉप लेवल का रहता है। फिर स्टाफ अपॉइंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में लेक्चर देते वक्त भी ये चीज़ क्लियर की कि भी मोर और लेस जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, अब जैसे कोई अकाउंटिंग का हेड है, अकाउंटिंग मैनेजर है, तो वो अकाउंट्स के लोगों को अपॉइंट कर लेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के कर लेगा, सेल्स वाला सेल्स के कर लेगा, मार्केटिंग वाला अपनी टीम रख लेगा। तो ये सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो गया कि जो रिस्पेक्टिव हेड्स हैं वो अपने लोगों को अपॉइंट कर लेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और जो एक्चुअल वर्किंग है वो तो कहीं ना कहीं सुपरवाइजर्स के ही हाथ में रहती है लोअर लेवल पे, और इसीलिए फिर वो प्लान्स के हिसाब से टाइम एंड अगेन ये भी देखते हैं कि भाई हमारा जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। कंट्रोलिंग को ये भी इंश्योर करना ही होगा ना, वो तो डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के हर स्तर को ये देखना होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो सही रहे। इफेक्टिवनेस तो चाहिए, रिजल्ट तो अचीव करने हैं, लेकिन सही साथ साथ हमारे को ये भी देखना होता है कि भाई किसी भी तरह से हमारा वो ना क्रॉस करे जो हमारा टारगेट कॉस्ट थी, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी तो वो एक तरह से लॉस की स्थिति मानी जाती है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं एक तरह से, कि जो टॉप लेवल है वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देख रही है, जो मिडिल लेवल है वो स्टाफिंग कोऑर्डिनेटिंग देख रही है, और जो लोअर लेवल है वो डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग के अंदर बिजी है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। थैंक यू।